हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर नंबर 9 दैट इज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस चैप्टर में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है, डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अक्सर बच्चों से ये डायग्राम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड का गलत बन जाता है। तो आई डू माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझा सकूं। चैप्टर जो है वो टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट is a situation in which all the people who are able and willing to work at given wage rate get work। वो सारे लोग जो एबल हैं, मतलब वो हैंडीकैप नहीं है, वो जॉब के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी वेज रेट चल रही है उस पर वो काम करने के लिए तैयार है। तो अगर ऐसे लोगों को काम मिल जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। सपोज पूरी इकोनॉमी में 10 वर्कर्स हैं हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। वैसे तो पूरी इकोनॉमी में सपोज 20 वर्कर्स हैं, राइट। सपोज पूरी इकोनॉमी में 20 वर्कर्स हैं, पर इनमें से 10 वर्कर्स जो हैं दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट गिवन वेज रेट, और इन लोगों को काम मिल गया। तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचोगे 20 वर्कर्स तो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। ये 20 वर्कर्स वो हैं जो काम करना चाहते ही नहीं है, राइट। जॉब मिल रही है बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट गिवन वेज रेट, राइट, जिसे बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर गेटिंग वर्क बट दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज रेट, राइट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इट इज अ सिचुएशन इन विच लोग काम करना चाहते हैं, दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट गिवन वेज रेट बट दे डू नॉट गेट वर्क। और जब हम पूरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसे ही लोगों को कंसिडर किया जाता है कि जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा में कंसिडर नहीं किया जाता, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो 10 वर्कर्स थे जो काम करना ही नहीं चाहते, ये तो अनएम्प्लॉयड थे, फिर भी क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ओनली मीन्स एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है विच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अब स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ? सपोज देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो लोगों को नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो जब तक वो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड, राइट। या फिर जो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि लैंड की कमी की वजह से या कैपिटल की कमी की वजह से होती है, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? विच अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ड्यू टू इनसुटेबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस, ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर शॉर्टेज ऑफ पावर, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स की वजह से, या फिर टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जो अनएम्प्लॉयमेंट इन रीजंस की वजह से होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, राइट। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, विच बाउंड टू एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी ड्यू टू टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतनी देर तक वर्कर क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड, राइट। या फिर नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जितना टाइम लगेगा, राइट, तब तक वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड क्या है? ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो मार्केट इक्विलिब्रियम में। दैट मीन जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो, दैट इज व्हाट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, राइट। और जब डिमांड सप्लाई से कम हो, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। आज हम इसको पढ़ेंगे मैक्रो लेवल पर। शुरू करते हैं डेफिशिएंट डिमांड से। तो सपोज पूरी इकोनॉमी में 10 वर्कर्स हैं who are willing and able to work at given wage rate, और इनको काम मिल गया। और अगर इनको काम दे दिया तो राइट, तो इकोनॉमी में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो सकता है सपोज दैट इज 100 यूनिट्स। अभी मैं इसको फिजिकल यूनिट्स में ही शो कर रही हूँ, राइट। वैसे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को हम मॉनेटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो 10 वर्कर्स जो हैं वो मैक्सिमम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 10 वर्कर्स को काम मिलना मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज 100 यूनिट्स,
राइट। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज तुम्हारी फैक्ट्री में 10 वर्कर्स हैं, राइट, और अगर तुम 10 वर्कर्स को काम पर लगाओ तो तुम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं वही चीज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, 100 यूनिट्स, पर डिमांड कितनी है, डिमांड इज ओनली 80 यूनिट्स, राइट। तो डिमांड है 80 यूनिट्स की और मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं वो क्या है, 100 यूनिट्स। तो दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, राइट। दैट इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। डिमांड कितनी है 80 और एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी है 100, तो डिमांड 20 से कम रह गई। ओके, और जब डिमांड 20 से कम रह गई दैट मींस अनसोल्ड स्टॉक, राइट। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना हुआ 20 का। ओके, और जब अनसोल्ड स्टॉक हुआ प्रोड्यूसर के पास तो इसको बेचने के लिए वो क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे ताकि माल बिक जाए। तो दैट मींस डेफिशिएंट डिमांड जो है दैट गिव राइज टू फॉल इन प्राइसेस, दैट मींस, और प्राइसेस का कम होना का मतलब डिफ्लेशन। इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड क्या क्रिएट कर देगा, डिफ्लेशनरी गैप। ओके, अब क्या हुआ, इट इज अ सिचुएशन इन विच एक्चुअल एडी कितनी है 80, राइट। लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, 80 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। तो डिफ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन इन विच एक्चुअल एडी इज लेस देन एडी रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए हमें एडी कितनी चाहिए थी, 100 यूनिट्स की। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पर मैक्सिमम सप्लाई कितनी है 100 यूनिट्स की। तो 100 यूनिट्स के लिए क्या चाहिए, 100 यूनिट्स को खरीदने के लिए डिमांड भी कितनी चाहिए थी 100 यूनिट्स की, पर डिमांड कितनी रह गई, पर डिमांड कितनी है 80 यूनिट्स की, राइट। तो दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, राइट। तो इसका मतलब डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट मीन जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए चाहिए थी माइनस लोग एक्चुअली कितना प्लान कर रहे हैं खर्च करने के बारे में, जिसे एडीयू भी कहते हैं। अब एडीयू क्या है, दैट मीन्स बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है डिमांड, राइट, ठीक है। एडीएफ माइनस एडीपी, दैट मीन्स लोग एक्चुअली कितना खर्च करने का प्लान कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं 80, और हम कितना, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिमांड होनी कितनी चाहिए 100 की, राइट। तो दिस इज व्हाट डिफ्लेशनरी गैप, राइट। अब इसी सिचुएशन को समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, इनकम और आउटपुट और जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, राइट। क्यों, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में केन्स जो है वो शॉर्ट पीरियड में बिलीव करता है और शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वहीं तक आउटपुट बढ़ेगा, राइट। वहीं तक इनकम, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ना मतलब इनकम बढ़ना, और आउटपुट बढ़ना मतलब जीडीपी का बढ़ना, राइट। इसलिए इन सब का इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन होता है, राइट। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़नी बंद हो जाएगी तो आउटपुट कहां बढ़ेगी, ओके। तो इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर आप इनकम बोल दो, आउटपुट बोल दो, जीडीपी बोल दो, एम्प्लॉयमेंट बोल दो, राइट। और इधर हम ले रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, राइट। और आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम होती है। ये सारा जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव हुआ ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम होता है और इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कंजम्पशन एंड सेविंग्स में, राइट। तो यहाँ एडी कह लो, एएस कह लो, ओके। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, एडी एंड एएस को। नेक्स्ट इन शॉर्ट थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी आप लोगों को कि अगर पूरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कब आएगा, जब 10 वर्कर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क गेट वर्क। तो ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। एन को मैं एम्प्लॉयमेंट ले रही हूँ, एन मींस एम्प्लॉयमेंट। तो 10 वर्कर्स क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। इसका मतलब जब तक 10 वर्कर्स एम्प्लॉय नहीं होते तब तक क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगी, ओके। तो आउटपुट के बढ़ने को हमने एग्रीगेट सप्लाई से शो किया है। तो इन शॉर्ट शो करते हैं थोड़ा समझाने के लिए कि तो सपोज अगर 0 एम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगी 0। अगर 2 लोगों को काम मिला तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सपोज इतनी, राइट। 4 को मिला तो सप्लाई बढ़ जाएगी, 6 लोगों को एम्प्लॉय किया तो सप्लाई और बढ़ जाएगी, 8 को किया तो सप्लाई और बढ़ जाएगी, और अगर 10 को किया तो सप्लाई और बढ़ जाएगी। इसका मतलब सप्लाई सिर्फ इस पॉइंट तक बढ़ेगी, राइट। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हम 10 वर्कर्स को काम दे सकते हैं। 10 वर्कर्स आर विलिंग एंड एबल, मैक्सिमम 10 वर्कर्स हमारे पास क्या है, 10 वर्कर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, और इन 10 वर्कर्स को काम मिल गया तो मैक्सिमम हम इतना सप्लाई कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व,
राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। तो अगर हम 10 वर्कर्स को काम दे देते हैं तो मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो जाएगी, राइट, ये जिगजैग। तो सपोज ये क्या है, सपोज इट इज 100 यूनिट्स, राइट। तो ये और एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम होती है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, वो भी कितनी, 100 यूनिट्स। अभी मैं इसको यूनिट्स में ही लिख रही हूँ, राइट, अदरवाइज इसको मॉनेटरी टर्म्स में लिखना चाहिए। ओके तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 यूनिट्स, इनकम भी क्या है 100 यूनिट्स। तो ये 100 यूनिट क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि 10 वर्कर्स को काम मिला है। दैट मीन्स अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाना है, दैट मीन जितना हमने प्रोडक्शन किया है हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कर सकते हैं 100 यूनिट्स, तो डिमांड भी 100 यूनिट्स होनी चाहिए, राइट। और उस डिमांड कर्व को हमने रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड। ये है हमारा कौन सा, ये एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। तो इस पॉइंट पर जहां पर एडीएफ कर्व जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर एडीएफ कर्व जो है वो एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हुआ और ये एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यहाँ पर 10 वर्कर्स को काम मिल गया है, राइट। और यही हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो ये हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें डिमांड कितनी चाहिए थी, इतनी, राइट, क्योंकि सप्लाई भी कितनी है, इतनी 100 यूनिट्स, तो डिमांड भी 100 यूनिट्स। और एक्चुअली क्या प्लान कर रहे हैं खर्च करने के बारे में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व एडीयू या फिर एडीपी, राइट। तो डिमांड होनी कितनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, EFNF, राइट। पर एक्चुअल में डिमांड लोग कम कर रहे हैं, 80 यूनिट्स की कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है 100 यूनिट्स की डिमांड, राइट, और ये क्या है 80 यूनिट्स की डिमांड। ओके तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, राइट जी, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ओके तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं K पॉइंट, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए एग्रीगेट डिमांड होनी कितनी चाहिए, EFNF। तो ADF इज इक्वल टू EFNF, राइट, दैट इज 100 यूनिट्स की, पर है कितनी, ADU या फिर ADP, और वो कितनी है, K से लेकर NF, KNF, दैट मीन्स 80 यूनिट्स की। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, EFK, राइट, दैट इज व्हाट, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। इसके लिए कोई और पेन यूज कर लेते हैं। तो ये जो येलो जिगजैग है, दिस इज व्हाट, डिफ्लेशनरी गैप। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, राइट। अब आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सम ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, राइट। ये एडी के कंपोनेंट्स हैं ये। तो अगर ये कम होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगी, एडी कम होगी। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दैट मीन्स अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, राइट, फैमिली जो है वो गुड्स के ऊपर कम खर्च कर रही है, क्यों, क्योंकि फैमिली की इनकम कम है, राइट, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर इनकम कम हुई तो खर्च भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है, कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिजनेस में रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कम है, राइट। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो ऑब्वियसली तो भी क्या हो जाएगा, एडी कम हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, गवर्नमेंट खर्च कम कर रही है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है वो अल्टीमेटली लोगों के लिए खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का जो खर्च होता है वो किसी ना किसी तरीके से लोगों के हाथ में आता है, तो लोगों के लिए इनकम बनता है। ओके तो जब गवर्नमेंट खर्च कम करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, तो लोगों की इनकम कम होगी, जिससे भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या है कि फॉरेनर्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स पर खर्च करते हैं, तो अगर वो हमारी गुड्स कम खरीदेंगे, राइट जी, तो दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो इससे भी क्या हो जाएगी, एडी कम हो जाएगी। और एक्सपोर्ट क्या है कि रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब इंडियंस जो है, सपोज इंडियंस की बात करें, इंडियंस जो है वो फॉरेन की गुड्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम उनकी गुड्स ज्यादा खरीदेंगे तो हमारी गुड्स की डिमांड कौन करेगा, तो हमारी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो भी एडी क्या हो जाएगी, कम। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन याद करो, एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, राइट, कि जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हुई उन गुड्स की डिमांड। ओके दैट इज व्हाट एग्रीगेट डिमांड।
तो एडी, और यहां पर मैंने लिखा नहीं, सी कम हुआ तो ऑब्वियसली एडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। या फिर अगर सरकार टैक्सेस बढ़ा देगी तो सब लोगों के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएगी तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो ऑब्वियसली डिमांड भी वो कम करेंगे, राइट। गवर्नमेंट का खर्च कम हुआ तो भी क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, एडी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इंपोर्ट्स बढ़ गए, क्यों, क्योंकि उनकी गुड्स सस्ती हैं और हमारी गुड्स महंगी हैं, तो हमारे लोग अपनी कंट्री की चीजें नहीं खरीदेंगे, वो अब्रॉड से। इंडिया में चीज महंगी है और फॉरेन कंट्री में वही चीज सस्ती है, तो हम अपनी कंट्री से नहीं खरीदेंगे, हम अब्रॉड से मंगवा लेंगे, ओके। तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो इंपोर्ट का बढ़ना मतलब हमारी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। और अगर हमारी गुड्स महंगी हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो हमारी गुड्स महंगी हैं तो फॉरेनर्स भी तो हमसे कम खरीदेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, या कह लो इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, या फिर कह लो इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट्स, और डिमांड कितनी हो रही है, 80 यूनिट्स की, तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक, राइट। तो जब अनसोल्ड स्टॉक होगा तो उसको क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे, राइट। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम, राइट। नेक्स्ट, अब ऑलरेडी प्रोड्यूसर के पास 20 का अनसोल्ड स्टॉक है, तो इस अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए उसने प्राइसेस कम करी, ठीक है। और ऑब्वियसली वो नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रोडक्शन 100 यूनिट्स नहीं करेगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम कर देगा, ओके। तो ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, क्या हुआ था, ओवर प्रोडक्शन हुई थी, अनसोल्ड स्टॉक हुआ था, जिसकी वजह से फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन कम कर देंगी, राइट। एज अ रिजल्ट प्लान्ड आउटपुट विल फॉल, ओके। और जब आउटपुट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यू टू फॉल इन प्लान्ड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल इन द इकोनॉमी। और डेफिशिएंट डिमांड का एक और इफेक्ट होता है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, आपको पता है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, राइट। फिर ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हुआ, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ कि एडी इज इक्वल टू एएस, पर अभी 10 वर्कर्स जो काम करना चाहते थे उन्हें काम नहीं मिला, राइट। इसका मतलब अभी सिर्फ 8 वर्कर्स को काम मिला है और डिमांड और सप्लाई क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, ओके जी। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर एडी और एएस इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम है पर फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले, राइट। दैट मींस अभी भी 2 वर्कर्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और एडी और एएस इक्वल है। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दैट मींस अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर एडी और एएस क्या है, इक्वल है, ओके। अब डेफिशिएंट डिमांड की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों आया, फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए डिमांड कितनी होनी चाहिए थी, EFNF, राइट। और डिमांड है कितनी, एक्चुअली लोग कितना प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं 80 यूनिट्स का, दैट इज KNF, ओके। तो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम लाने के लिए एडी होनी तो इतनी चाहिए थी, है ना, EFNF, राइट, पर है कितनी, KNF, ओके। तो इक्विलिब्रियम जो है वो यहां नहीं आएगा, वो यहां आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल EFNF, ठीक है, और डिमांड होनी कितनी चाहिए थी, EFNF, पर एक्चुअल डिमांड कितनी है, KNF, ओके। तो ये क्या हो गई थी हमारी डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या हुआ, 20 का हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक हुआ था, तो अनसोल्ड स्टॉक हुआ तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, नाउ क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक के बराबर लॉस हुआ तो अब वो क्या करेंगे, अब वो फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली अब वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, पर अब डेफिशिएंट डिमांड की वजह से वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या करेंगे, वो कम करेंगे, ओके। तो इक्विलिब्रियम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज EU, इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों आया, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड थी, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से अनसोल्ड स्टॉक हुआ, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अब दे विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस, राइट। तो अब इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आ जाएगा, ओके। तो दैट इज व्हाट सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस डिमांड, राइट। तो एक्सेस डिमांड को समझने के लिए फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट में वापस जाते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा है, जब 10 वर्कर्स को काम मिल गया, राइट। और अगर 10 वर्कर्स को काम मिल जाता है तो मैक्सिमम
इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कितनी हो सकती है, 100 यूनिट्स, राइट। और अगर 100 यूनिट्स को हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो पर यूनिट प्राइस कितनी है, सपोज 10 रुपीज, तो 100 मल्टीप्लाई 10, राइट, कितनी हो गई 1000 रुपीज की। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए डिमांड होनी कितनी चाहिए, वो भी कितनी होनी चाहिए, 100 यूनिट्स की, राइट। तो 100 यूनिट्स की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 10, दैट इज 1000 रुपीज। ओके, पर एक्चुअल में लोग जो प्लान कर रहे हैं खर्च करने के बारे में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जो दैट इज 120 यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है, जो लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने के बारे में। प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना दे सकता है, 100 यूनिट्स, इससे ज्यादा का प्रोडक्शन वो नहीं दे सकता, पर लोग डिमांड कर रहे हैं 120 यूनिट्स की। तो दिस इज व्हाट एक्सेस डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड कितनी है 120 यूनिट्स की, और सप्लाई मैक्सिमम एट फुल एम्प्लॉयमेंट हम कितनी दे सकते हैं, 100 यूनिट्स की, राइट। दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ excess demand. So it is a situation in which AD is more than AS corresponding to full employment level. आप अपने 10 वर्कर को काम पर लगाओ, फैक्ट्री में 10 वर्कर हैं, उनको काम पर लगाओ, तो आप मैक्सिमम कहते हो मैं तो 100 यूनिट दे सकता हूं, पर मांगने वाला जो बायर है वो कह रहा है मेरे को 120 यूनिट चाहिए, राइट। तो अब आप उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हो, राइट। तो दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड होगी, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, बायर मांग रहा है कि मुझे चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, जब भी किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन। ओके, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड विल गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। तो इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी कितनी है 120 यूनिट्स की, राइट, इज मोर देन एडी जो रिक्वायर्ड है टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। रिक्वायर्ड कितनी है 100 यूनिट्स की, ठीक है कितनी 120 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, होनी कितनी चाहिए 100 यूनिट्स की। क्यों, क्योंकि सारे वर्कर्स को काम पर लगाया जाए तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है 100 यूनिट्स का, राइट। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप किसके इक्वल हुआ, इज इक्वल टू एडीपी, दैट इज एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको एडीओ से लिखते हैं हम लोग, माइनस एडीपी लिख दो या एडीओ लिख दो, माइनस एडीएफ। ओके, तो एडीओ इज 120 माइनस एडीएफ कितनी है 100, दैट इज 20, तो 20 के बराबर इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हम शो करते हैं डायग्राम की हेल्प से। चलो डायग्राम के लिए हम उसी डेफिशिएंट डिमांड वाले डायग्राम पे वापस जाते हैं, क्योंकि उससे कंपैरिजन भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, ठीक है, और आसानी से क्लियर उसी डायग्राम में मैं शो कर रही हूं। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए डिमांड होनी कितनी चाहिए, EFNF, राइट, क्योंकि मैक्सिमम हम कितना सप्लाई कर सकते हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, EFNF, राइट, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो डिमांड होनी तो चाहिए EFNF, ओके, और है डिमांड क्या इससे ज्यादा, है कौन सी डिमांड, ADP, ओके। तो डिमांड होनी इतनी चाहिए, है कितनी इससे ज्यादा, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये जिगजैग, दिस इज व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप, ओके। इसको फेयर करके शो करते हैं। तो दिस इज एडीपी या फिर एडीओ, जो एक्चुअली लोग खर्च करना चाह रहे हैं, राइट। तो डिमांड होनी कितनी चाहिए EFNF, पर एक्चुअल लोग कितना प्लान कर रहे हैं, दैट इज LNF, ओके। तो ADF कितनी है, होनी कितनी चाहिए EFNF, राइट, पर एक्चुअली लोग कितना प्लान कर रहे हैं ADP, दैट इज इक्वल टू LNF, ठीक है। तो दोनों का जो गैप हुआ ये कितना है 100, राइट, और ये कितना है 120, ओके। तो इन्फ्लेशनरी गैप is equal to ADP minus ADF, या फिर ADO भी कह सकते हैं, AD beyond full employment level, it is equal to 120 minus 100, that is 20, ठीक है। और अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए तो गैप का नाम क्या है, गैप किससे रिप्रेजेंट हुआ, LEF, राइट। तो LEF is what inflationary gap, ओके। अब आपको एक चीज और नजर आ रही होगी कि यहाँ पर AS कर्व जो है वो इस ADO को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर एडी और एएस इक्वल हैं बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और अगर एडी और एएस इक्वल हैं आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो उसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। अब आप सोचोगे कि यहां पर तो एडी एएस से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आ गया, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, एडी एएस से ज्यादा है,
ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो व्हाट विल हैपन, प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे, सपोज प्राइसेस बढ़े, अब प्राइसेस बढ़कर क्या हो गए, 10 रुपीज से 12 रुपीज पर यूनिट हो गए। ओके जी, तो सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले कितनी थी, 1000 रुपीज की। ठीक है जी, तो अब उसी एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 इंटू, क्योंकि 100 से ज्यादा तो हम सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसी 100 यूनिट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो अब यही माल कितने का होगा, 1200 रुपीज का। राइट, समझ आई। तो अब जो बायर है, ठीक है, उसको मिलना तो मिल तो कितना सकता है, 100 यूनिट्स, पर वो 100 यूनिट्स अब 1000 रुपीज में नहीं मिलेंगे, अब कितने में मिलेंगे, 1200 रुपीज में। ओके जी, क्योंकि 100 यूनिट से ज्यादा तो प्रोडक्शन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे सारे वर्कर्स काम पर लगे हुए हैं, हमारे पास कोई भी वर्कर फ्री नहीं है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो अब वही 1000 रुपीज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। राइट, बायर को 100 यूनिट्स ही मिलेंगे, पर पहले से ज्यादा कीमत पर। राइट जी, तो एडी और एएस क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, पर बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिर्फ एडी और एएस इक्वल हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में इक्वल हुए हैं, रियल टर्म्स में प्रोडक्शन को 100 यूनिट से ज्यादा 100 यूनिट से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसलिए यहां पर भी प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट्स ही है। ठीक है, पर 100 यूनिट्स की पहले प्राइस कितनी थी, 1000 रुपीज, अब कितनी होगी उनकी कॉस्ट, 1200 रुपीज। तो 1200 रुपीज, डिमांड और सप्लाई तो इक्वल हो गए, इसीलिए इसको बियॉन्ड शो किया गया है। राइट, क्योंकि मैक्सिमम तो हम यहां तक प्रोडक्शन दे सकते हैं। ओके, ये जो ज्यादा आगे और बढ़ा है, ठीक है, तो ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ी है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, इक्विलिब्रियम जो है वो 3 सिचुएशंस में आ सकता है। क्लासिकल्स कहते थे कि एडी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि एडी और एएस इक्वल होते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इक्वल होते हैं। दैट मींस इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। पर केन्स कहता है कि इक्विलिब्रियम जो है, एडी और एएस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी इक्वल हो सकते हैं, जिसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकते हैं, जिसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकते हैं, जिसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ। तो नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। राइट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ज्यादा होगा, सी मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, फैमिली ज्यादा खर्च कर रही है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, तो क्या होगा, एडी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, एडी बढ़ जाएगी। राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, जिसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हमारी गुड्स की प्राइसेस कम है, फॉरेन की गुड्स की प्राइसेस ज्यादा है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो भी एडी बढ़ जाएगी। और हमारी गुड्स की प्राइसेस कम है, फॉरेन की गुड्स की प्राइसेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारे लोग भी इंडिया से ही खरीदेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट कम होंगे, जिसकी वजह से भी एडी ज्यादा होगी। तो सी ज्यादा, आई ज्यादा, जी ज्यादा, एक्स ज्यादा और एम कम, जिसकी वजह से क्या होगी, एक्सेस डिमांड। राइट, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सिंपल है, हम मैक्सिमम 100 यूनिट्स, ठीक है, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम करें, ठीक है, सारे वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाए, ठीक, हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, तो मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 100 यूनिट्स का। राइट, और डिमांड कितनी है, एक्चुअल लोग कितना खर्च करना चाह रहे हैं, 120 यूनिट्स खरीदना चाह रहे हैं, तो हम 100 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे सकते। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सेस डिमांड का। राइट, सिर्फ क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। राइट जी, और एक और इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, वो होगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो मैंने आपको पहले अभी शो किया कि इक्विलिब्रियम आएगा बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। राइट, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो सिंपल है, जो हमने मीनिंग किया, ठीक है, और एक्सेस डिमांड क्या क्रिएट करता है, इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डिमांड क्या क्रिएट करता है, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, एक्सेस डिमांड की वजह से कौन सा इक्विलिब्रियम आता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और डेफिशिएंट वजह से कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। राइट, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ना तो आउटपुट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट पर डेफिशिएंट डिमांड की केस में आउटपुट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। एक्सेस डिमांड की केस में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा, और डेफिशिएंट डिमांड की केस में प्राइसेस कम हो जाएंगे, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। राइट, एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड का कारण क्या हुआ, फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब अगर एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी में,
तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ दीज सिचुएशंस कैन बी करेक्टेड। तो इन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हम लोग बैंकिंग चैप्टर में कर चुके हैं, बैंकिंग चैप्टर के ऊपर मेरी 2 वीडियोस हैं, राइट। हमने सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, तो आरबीआई एंड इट्स फंक्शन, इस वीडियो में दैट इज बैंकिंग पार्ट 2 में मैंने इन सारे मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इनके सारे इंस्ट्रूमेंट से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में, राइट, बहुत ही इजी मेथड में मॉनेटरी पॉलिसी से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर हम मेन फोकस करेंगे किस पर, फिस्कल पॉलिसी पर, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक की, मतलब आरबीआई की। आरबीआई की किससे रिलेटेड, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इकोनॉमी। और फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है, इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, राइट, रिगार्डिंग गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की इनकम टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इकोनॉमी। दैट मींस फिस्कल पॉलिसी लाइक जैसे हमने गवर्नमेंट बजट में किया है बजटरी पॉलिसी, ओके। तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी होती है, जिससे गवर्नमेंट अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करती है, ठीक है, लाइक फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स एक्सपेंडिचर एंड इनकम टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। और फिस्कल पॉलिसी मैंने बोला इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है, टैक्सेस से। गवर्नमेंट बोरो भी करती है तो वहां से भी पैसा आता है, और गवर्नमेंट अगर आरबीआई से बोरो करती है तो आरबीआई नई करेंसी इशू करता है, राइट। और इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी क्या होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये जो 3 हैं ये गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज है और ये गवर्नमेंट का खर्च, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब इन 4 इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मैंने दोनों को साइड बाय साइड एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट इज हाउ टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्यों क्रिएट होती है, जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। दैट मीन्स अगर इस सिचुएशन को करेक्ट करना है, ठीक करना है, तो हमें डिमांड पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम केन्जियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा लाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, राइट। गवर्नमेंट क्या करेगी, न्यू प्रोजेक्ट लाइक डैम बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग शुरू करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। तो जब टैक्सेस कम होंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज इनकम आफ्टर टैक्सेस, और ये जो इनकम आफ्टर टैक्सेस होगी बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी बढ़ेगा तो एडी बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग मतलब पब्लिक डेट को कैसे यूज करेगी। तो जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होती है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज लाइंग आइडल विद द पीपल, लोगों के पास फालतू पैसा पड़ा है, बैंक से भी कोई लोन नहीं ले रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक से और जिन लोगों के पास पैसा ऐसे ही फालतू पड़ा उनसे बोरो करेगी, राइट। दैट मींस इनएक्टिव मनी को एक्टिव करेगी, और बोरो करके वो क्या करेगी, खर्च करने के लिए यूज करेगी। और जब गवर्नमेंट लोगों के लिए खर्च करेगी बोरोइंग करके, तो ऑब्वियसली पैसा लोगों के हाथ में आएगा, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइनेंस द इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट या तो क्या करेगी, बोरोइंग करेगी पब्लिक से या फिर आरबीआई से, और आरबीआई क्या करेगा, न्यू करेंसी इशू करेगा, राइट। इट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जब नई करेंसी इशू होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी इन हैंड विद द पीपल बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, लोग गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है। यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था। अब डिमांड एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड में क्या है, एडी इज मोर देन एस। तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड को कम करेगी, और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में जो पैसा है या तो आने नहीं देना, राइट, या फिर जो लोगों के हाथ में पैसा है उसको सक कर लेना है, ताकि लोगों की गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, राइट। और इस सिचुएशन में सरकार अपने खर्च को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, अपने जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट जो है लोगों को एम्प्लॉय करती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देगी, राइट। जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। या फिर सरकार क्या करेगी, टैक्सेस
को बढ़ा देगी, या तो एग्जिस्टिंग टैक्सेस को बढ़ा देगी या फिर नए टैक्सेस लगा देगी। इससे क्या होगा, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, राइट। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी सेविंग स्कीम शुरू करेगी दैट विल इनकरेज द पीपल टू सेव मोर, राइट। और वॉलंटरी सेविंग के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को टैक्स रिलीफ देगी who save under various schemes, right? Or it will help in reducing consumption and controlling inflation, right? Next, public borrowing. Government may borrow from banks and public. और जब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करेगी तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज हाउ गवर्नमेंट कैन करेक्ट एक्सेस डिमांड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिस्कल पॉलिसी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। Thank you so much. But don't forget to like, share and subscribe my channel.